हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स, राइट। सो जैसे कि हमने स्टडी किया हुआ है कि हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स वे एक्चुअल में है क्या। ये दोनों एक्चुअल में जस्ट लाइक कजन्स है ना। कजन्स मैंने इन दोनों को क्यों कहा, क्योंकि हैलोएल्कीन और हैलोएरीन्स में इनके जो है सिर्फ चेन जो है वो डिफरेंट होती है। और हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं कि हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब हम स्टडी करने वाले उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आज के इस क्लास में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन्स। अगर आपको याद है तो हमने हैलोएल्केन्स का स्टडी किया था कि हैलोएल्केन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो आराम से दे देते हैं, राइट। सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही नहीं, वो एलिमिनेशन रिएक्शंस भी करते हैं और साथ में रिएक्शन विथ मेटल्स भी होती है, राइट। ओके, सो अगर हैलोएल्केन्स वो वाली रिएक्शंस दे सकते हैं तो अभी हम स्टडी करेंगे कि हैलोएरीन्स जो है ये कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं। हैलोएरीन्स जो है फर्स्ट रिएक्शन जो देते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थर्ड जो है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल। सो हमने जो हैलोएरीन्स की जो प्रॉपर्टीज है उन सभी प्रॉपर्टीज को कैटेगराइज किया है थ्री टाइप्स में। कौन कौन से टाइप्स है वो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, electrophilic substitution reactions and reactions with metals. So now let's study one by one. Nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction means what? हमने इसके पहले भी हैलोएल्केन्स में स्टडी किया है कि जब भी कोई एक हैलोएल्केन रहता है, हम ऐसा लिख लेंगे सिर्फ यहाँ पर कि हैलोएल्केन जो रहता है और एक हमने लिया है हैलोएरीन, और इन दोनों के ऊपर जब ये न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स व्हाट? न्यूक्लियोफाइल इट मीन्स दोज हु आर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन दैट, राइट। या तो नेगेटिव चार्ज होता है या तो फिर लोन पेयर होती है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करने जाता है तो ये तो आराम से रिएक्शन कर लेता है और यहां पर हमें क्या मिलता है? फिर प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। अब रिएक्शन तो न्यूक्लियोफाइल आया, उसको तो रिएक्शन करनी ही पड़ेगी, वो तो रिएक्शन कर लेता है। बट उसी का भाई कौन? हैलोएरीन्स। जब ये इसके पास आता है तब वो इसके साथ इजीली रिएक्शन नहीं करता है, राइट। अब इजीली रिएक्शन तो ये बिल्कुल नहीं करता। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हैलोएरीन जो है ये इजीली क्यों रिएक्ट नहीं करता है? क्यों? ऐसा भी क्या है? दोनों भाइयों में ऐसा क्या है भाई जो एक रिएक्ट कर रहा है और दूसरा रिएक्ट नहीं कर रहा है? तो आज सबसे पहले हम स्टडी यही करेंगे कि हैलोएरीन्स जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ ज्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं होते हैं। सो हम ये कहेंगे कि हैलोएरीन्स, हम यहां लिख लेते हैं, हैलोएरीन्स are less reactive towards nucleophilic substitution reactions. So हैलोएरीन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस
ज्यादा नहीं देता है। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये क्यों नहीं देता है, ऐसे क्या क्या कारण है कि ये बोलता है कि भाई मैं रिएक्शन तो नहीं करूंगा। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। सो हियर आर 5 रीजंस। तो देखो हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे वन बाय वन रीजन। तो फर्स्ट रीजन जो है वो होता है रेजोनेंस इफेक्ट। सेकंड जो है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड जो है वो है पोलैरिटी। फोर्थ जो है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, यहां पर हम लिख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। और लास्ट जो है वो होता है रिपल्शन। रिपल्शन, राइट। सो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हैलोएरिन्स वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हैलोएरिन्स जो है ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो लेस रिएक्टिव क्यों है, मतलब बात वही हुई कि जैसे अभी मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल आया था, हैलोएरिन्स ने बोला भाई मैं तो रिएक्ट नहीं होऊंगा, तो फिर सबने पूछा कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं हो रहे हो, तो उसने ये 5 रीजन बताए। अब हम एक एक करके इन 5 रीजंस का स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या बताया उसने, रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट मींस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। सो अब हम स्टडी करेंगे कि ये रेजोनेंस इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, या रेजोनेंस क्या होता है। सो रेजोनेंस क्या होता है एक्चुअल में, रेजोनेंस मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या होता है, चलो अब एक क्लासरूम एग्जांपल लेते हैं। क्लासरूम एग्जांपल में क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट है कोई एक्स, वो क्या करता है कि जब टीचर क्लास में नहीं है तो वो क्या कर रहा है, एक पोजीशन पे दूसरे पोजीशन से कभी पीछे जाकर बैठता है, फिर पीछे से आकर कभी आगे आकर बैठता है। फिर इस तरीके से जब वो घूमता है क्लास में तो उसके मूवमेंट को, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरीके से जब घूमते हैं तब उन्हें कहा जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो यहां पर हम देखते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेजोनेंस इफेक्ट से कैसे इफेक्ट होता है। तो अभी मैं एग्जांपल जो है यहां पर ले रही हूं क्लोरोबेंजीन का। ये जो है ये क्लोरोबेंजीन है जिसके पास में कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इसको समझने के लिए जो है मैं यहां पर फिर से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हूं ताकि हमें ये समझ में आए कि इनका जो है डीलोकलाइजेशन किस तरीके से होता है। अभी हमने क्लासरूम का एक एग्जाम्पल बताया कि क्लासरूम में क्या है, एक स्टूडेंट है जो कि क्या हमेशा अपनी प्लेसेस जो है वो चेंज करते रहता है। और ये कब कर रहा है वो, जबकि जब उसको प्लेसेस चेंज करते रहता है वो। तो यहां पर लेट्स टेक द सेम एग्जांपल इन दिस वे। अब क्या हो रहा है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन क्या करता है, अपनी एक इलेक्ट्रॉन की पेयर इसको दे देता है। जैसे इसको दे दी, इसके ऊपर डबल बॉन्ड बन गया और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बची और पॉजिटिव चार्ज आ गया, करेक्ट। अब क्या होगा, जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी, अब ध्यान से देखो यहाँ पर 5 बॉन्ड्स हो गए। कार्बन तो 5 बॉन्ड्स के साथ रहता ही नहीं, इसीलिए ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बाहर लेकर आ जाता है और ये हट जाएगी। यहाँ पर क्या लेकर आ गया, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर लेकर आ गया। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर लेकर आया, ये जो कार्बन जो है ये क्या हो गया है, अनसेटिस्फाइड। और इसीलिए ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये पेयर वापस से अंदर आती है। तो जैसे ही ये पेयर यहाँ पर आ गई, ये जो है ये एज इट इज ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही, ये भी एज इट इज ही है। अब देखो यहां पर अगर कोई बॉन्ड लिखता है तो इस कार्बन की वैलेंसी चेंज हो जाएगी, अनसेटिस्फाइड होगी, इसीलिए ये वैलेंसी बाहर निकल आती है। अब देखो ये है पर्टिकुलर पर्सन एक्स, ये पर्टिकुलर पर्सन क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, कभी यहां आ गया। अब ये देखता है कि ये सेटिस्फाइड नहीं है, अब ये सेटिस्फाइड नहीं है तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अंदर आ जाऊं। तो ये क्या करता है, इस तरफ से अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है तो हम इस तरीके से दिखा देंगे, फिर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो ये बाहर निकल आ जाएगा इस तरीके से, करेक्ट।
ऊपर का जो है ये एज इट इज ही रहेगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज। सो यहां पर जो है अब ये क्या कहता है कि भाई ये तो अनसेटिस्फाइड है, ये तो सही नहीं, तो ये इसको वापस यहां आने के लिए बोल देता है और जैसे ही वो उसके पास वहां वापस आता है ये भी वापस अपने पास चला जाता है। और इस तरीके से क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हम स्टडी कर सकते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में। और इसीलिए क्या हो रहा है, यहां पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में हम ये स्टडी कर सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सो जो ये CCl के बीच में ये जो डबल बॉन्ड बनता है, इट इज नॉट इजी टू ब्रेक, और इसको ब्रेक करना उतना इजी नहीं होता है। और इसीलिए जो है वो ड्यू टू रेजोनेंस हैलोएरिन्स जो है लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। तो क्या होगा, कमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये उतने इजी रिएक्शंस नहीं होते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी the second point of it, and that one is hybridization. अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन और पोलैरिटी जो है अपन साथ में थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं इसको। फर्स्ट टॉपिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन से कैसे होता है, देखो यहां पर ये है एक हैलो एल्केन, जिसमें ये क्या है, हैलो एल्केन, और एक हैलोएरिन भी ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। ये है हैलोएरिन, हैलोएरिन। सो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जबकि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है हम देखते हैं कि भाई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो थोड़े से बिगर इन साइज होते हैं, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये कैसे होते हैं, स्मॉलर इन साइज। और इसीलिए इसकी जो है बॉन्ड लेंथ शॉर्टर रहती है हमेशा। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्टर। तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होने की वजह से ये थोड़ा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट टू ब्रेक, और ये डिफिकल्ट टू ब्रेक होता है। और इसीलिए ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन हैलोएरिन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो है पोलैरिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, पोलैरिटी। पोलैरिटी, अब पोलैरिटी क्या होता है, देखो पोलैरिटी जो है रिलेट करता है हाइब्रिडाइजेशन से। जैसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन रहता है दैट वन इज मोर पोलर। मोर पोलर, क्यों मोर पोलर होता है, क्योंकि वहां पर क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रही तो अगेन नॉट इजी टू ब्रेक। जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, यहां पर हम थोड़ा सा कोरिलेट उसके बॉन्ड लेंथ से भी करते, जितना बड़ा साइज उतना वो इजीली ब्रेक। इसके लिए है एग्जाम्पल कौन सा याद रखना है, देखो कंसिडर करो कि एक लकड़ी है, वो स्टिक है, वो लंबी है। अगर लंबी स्टिक है तो उसको इजीली ब्रेक हो सकता है। जितनी छोटी छोटी रहेगी लकड़ी या फिर कोई भी चीज जितनी छोटी उतनी ही डिफिकल्ट होती है ब्रेक होने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी शॉर्टर है और यहाँ पर उसको ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इसीलिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हैलो एल्केन्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट 2 पॉइंट्स है हमारे पास, एंड दैट वन इज इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल
कैटायन, फिनाइल कैटायन। अब इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन कैसे है देखो, जैसे कि अभी हमने एक ये ले लिया है हेलोएरीन। कौन है ये? हेलोएरीन है। अब ये हेलोएरीन जो है अपने आप से, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए इसको इस तरीके से ड्रॉ करती हूं, ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? Cl। अब ये क्या होता है? सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या कर रहे हैं ये? सेल्फ आयोनाइजेशन। जब ये सेल्फ आयोनाइजेशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो Cl ले जाएगा। जैसे ही ये Cl ले जाएगा मतलब Cl नेगेटिव, और यहां पर ये क्या बना है? फिनाइल कैटायन। क्या बन गया ये? फिनाइल कैटायन बन गया। तो फिनाइल कैटायन के पास रेजोनेंस के थ्रू वो स्टेबल नहीं हो सकता, राइट? वो स्टेबल बिल्कुल नहीं हो सकता, और इसीलिए जो है हम कहते हैं कि फिनाइल कैटायन एक्चुअली इनस्टेबल होता है, और इसीलिए वो क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ज्यादा फेवर नहीं करता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है रिपल्शन। रिपल्शन। अब रिपल्शन क्या होता है? जैसे देखो, ये है आपका हेलोएरीन। हेलोएरीन में ये क्लोरीन है जिसके पास में इतने सारे हैलोजन एटम है, जिसके पास में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया जिसके पास भी निगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में निगेटिव निगेटिव चार्जेस की वजह से ज्यादा रिपल्शन होगा। और अगर ज्यादा रिपल्शन होता है तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि वो इतने इजीली सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है वो कैरी नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हेलोएरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करते भी है या नहीं करते? यस, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जरूर करते हैं। और अगर वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करते हैं तो कैसे करते हैं? अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, राइट? तो बहुत सारी कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती, तभी जाके हेलोएरीन्स जो है रिएक्शंस करते। बात वही हुई कि अगर हमारा कोई फ्रेंड है जो बहुत रूठा हुआ है, उसको ले तो जाना है पार्टी में, राइट? उसने अपने कारण तो बता दिए कि भाई इन सब कारणों की वजह से मैं तो नहीं आऊंगा। अब जब आप उसको कन्विंस करने जाओगे तो कुछ आपको ऐसी कंडीशंस रखनी पड़ेगी, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो रेडी हो जाए। और सिमिलरली अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ये स्टडी करेंगे कि हेलोएरीन्स जो है वो कैसे कंडीशंस के अंडर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करता है। सो स्टूडेंट्स, वेट फॉर द न्यू वीडियो. Till the time, do study and have a good day ahead.